नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही चर्चित मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द आजकल फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो आज की चर्चा का जो विषय है यही शब्द हैं और इसके आधार पर हम आज की चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह मुद्दा क्या है और इससे संबंधित जो अन्य डायमेंशन है वो क्या निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल के समय में एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इसी याचिका के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 23 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। और यह याचिका दरअसल दायर की गई थी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द निहित हैं, ये दोनों शब्द निहित क्या है बल्कि जो लिखित हैं, है ना, इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। कौन कौन से दोनों शब्द? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों को इस प्रस्तावना से हटाने की मांग की जा रही है इस याचिका में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी कोई मांग की गई है, इससे पहले भी कई बार इस विषय पर वाद विवाद की स्थितियां पनपी हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में इससे संदर्भित मामले गए भी हैं। तो इस लिहाज से आज की चर्चा में हम इन सभी विषयों को टोटलिटी में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की याचिका किसने दायर की है। तो वर्तमान संदर्भ में मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति हैं मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, है ना, उन्होंने इस संदर्भ में एक याचिका दायर की है और इनके पैरेलल में एक और याचिका दायर की गई है कि इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाया जाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि इन शब्दों को कब शामिल किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए इन शब्दों को शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और जिक्र करना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपको हिंट में देना चाहूँगा कि जब भारतीय संविधान को फाइनली तैयार किया गया, निर्मित किया गया, तो उस संविधान में एक पन्ना जोड़ा गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ जोड़ा गया और वह प्रस्तावना था, प्रियम्बल, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा के तौर पर जाना जाता है और समझा जाता है। इस प्रस्तावना को लेकर के भी कई बार डिबेट हुए हैं, कई बार वाद विवाद हुआ है कि क्या यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है या फिर नहीं है। बहरहाल आज की चर्चा में हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है इस पर है कि प्रस्तावना में जो ये दोनों शब्द शामिल किए गए हैं इसको लेकर करके क्या तर्क वितर्क रहे हैं। यहाँ पर बस मैं ये बता देना चाहूँगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अल्टीमेट कहा जाए तो एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। जो फाइनल अभी तक का डिसीजन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो यही है कि यह संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अब बात आती है कि इस प्रस्तावना में शुरुआत में क्या बातें लिखी गई थी इस संदर्भ में। तो मैं यहाँ पर बताऊं, इस संदर्भ में SDR की चर्चा की गई थी। S का मतलब हुआ कि सोवेरेन यानी कि संप्रभु, D का मतलब हुआ डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, और R का मतलब हुआ रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। SDR इसकी चर्चा की गई थी भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत शुरुआती दौर में, यानी कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहेंगे, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन वर्ष 1976 में जब यह संविधान संशोधन किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, तो फिर यह जो SDR है ये अब बदल कर करके क्या हो जाता है, SSSDR।
SSSDR में ये जो एस है ये तो वही सोवरेन यानी कि संप्रभु रह जाता है, और यहाँ पर ये जो दो एस हैं ये सामने आ जाते हैं। ये दोनों एस कौन कौन से हैं? एक है सोशलिस्ट और एक है सेकुलर। बात समझ में आ रही है ना? ये 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके जरिए ये दोनों एस लाए गए। और ये दोनों एस कौन कौन से हैं? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, या फिर कहें पंथ निरपेक्ष। ठीक है, यानी कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके कंटेक्स्ट में यहां पर चर्चा की गई। अब इन्हीं दोनों के कंटेक्स्ट में, इन्हीं दोनों को लेकर करके कई बार ऐसी स्थितियां पनपी हैं जिसमें ये हवाला दिया गया है कि 1976 में जो ये संशोधन किया गया था वो बिना मतलब का किया गया था और इसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि भारत की जो संस्कृति रही है, भारत का जो समाज रहा है, वह इन पहलुओं को पहले से ही अपने आप में समाये हुए था, इसलिए इसको अलग से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत की संविधान सभा में, भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था उनमें भी इन शब्दों को लेकर करके विचार विमर्श किया गया था। यहाँ पर KT शाह और ब्रजेश्वर प्रसाद, ये दो ऐसे डिबेटर्स थे, वाद विवाद उस समय कर रहे थे, तर्क वितर्क उस समय दे रहे थे जब भी चर्चा हो रही थी इन विषयों पर कि इनको संविधान में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर इन दोनों महानुभावों ने ये तर्क दिया था कि इन शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए भारतीय संविधान के अंतर्गत। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि इनको अलग से शामिल करने की कोई ज़रूरत हमें जान नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था, उनको ये बात फील हो रही थी कि ये जो शब्द है, ये शब्द ऑटोमेटिकली भारतीय संविधान में निहित है, इनको अलग से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि समाज किस तरीके से कार्य करेगा, समाज की जो कार्य करने की नीति होगी, शैली होगी, वह कैसी होगी, ये आने वाले समय में निश्चित किया जाना चाहिए। ये समय और परिस्थिति के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए, इसलिए हमें इस शब्द को संविधान के अंतर्गत शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस शब्द को उस दौरान शामिल नहीं किया गया था और इसको तर्क के तौर पर हाल के समय में भी लिया जाता है कि संविधान में शामिल करने का विचार नहीं था, क्योंकि अंततः BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे। तो उन्होंने जब इन चीज़ों को दरकिनार करने की कोशिश की, उन्होंने तर्क दिया कि इसको शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में जैसी स्थितियां होंगी उसके अनुसार देखा जा सकता है। तो फिर अंततः ये सारी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि संविधान में इसे शामिल नहीं किया गया। अब सरकार के संविधान में संशोधन करने की शक्ति से परे है, यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जिस समय 1976 में इसमें संशोधन किया गया था, तो सरकार ने अपने संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, आर्टिकल 368 के तहत उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, यह तर्क भी दिया गया है। यहां पर दोस्तों मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहूंगा कि 1973 में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया था, वो था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, इस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, ढांचा में
संशोधन नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। लेकिन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, महत्वपूर्ण शब्द, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और भी कई सारे संशोधन किए गए थे उस अधिनियम के जरिए, लेकिन प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। और वे कौन कौन से शब्द थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या फिर कहें पंथ निरपेक्षता, और अखंडता। पहले भारतीय संविधान में एकता, प्रस्तावना में एकता की चर्चा थी, है ना, यूनिटी की चर्चा थी। इसमें अब एकता और अखंडता को शामिल किया गया था। तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, उस समय की जो राजनीति थी उसके मद्देनजर उसको जोड़ा गया था। तो ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस समय इन शब्दों को जोड़ा गया था। हालांकि मैं यहां पर आपको इस बात की से भी एश्योर कर दूं कि जब 1976 में इस प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए, तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने आपातकाल के दौरान में इसमें संशोधन करवाया था संविधान में। लेकिन उनकी सरकार गिर जाती है और उसके स्थान पर जनता पार्टी की सरकार बनती है उस दौरान। लेकिन जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो उस समय भी कुछ संशोधन किए गए थे, 43वां और 44वां संशोधन। लेकिन उन संशोधनों के जरिए भी इन 3 शब्दों को नहीं हटाया गया था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस दौरान भी जो बाकी 2 संशोधन हुए, 43वां संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, उन दोनों संशोधनों में इन तीनों शब्दों को नहीं हटाया गया, क्योंकि एक समिति का गठन किया गया था इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कि जो ये संशोधन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, उनमें किन बातों को हटा देने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो उस समिति ने यह निर्णय दिया था कि ये जो तीनों शब्द हैं, इनको यदि हम संविधान की प्रस्तावना से नहीं भी हटाएं तो भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बहरहाल इस विषय से जुड़े हुए जो पूर्व के मामले हैं उनको यदि हम देखें तो वर्ष 1995 में LIC से संबंधित एक मामला आया था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि जो संविधान में इन दोनों शब्दों की चर्चा की गई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके बाद 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन शब्दों को हटाने से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी और उसे खारिज कर दिया गया था। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो KG बालाकृष्णन जी थे। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया और इसके पीछे तर्क ये दिया गया, खारिज करने के पीछे का तर्क ये दिया गया कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द भारतीय लोकतंत्र की पहचान को दर्शाते हैं, है ना, यहाँ की सामाजिक संस्कृति को दर्शाते हैं, और ऐसे में इन शब्दों को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसी से संदर्भित 2015 में भी 2020 में भी इन शब्दों को हटाने की मांग अलग अलग स्तरों पर की गई थी। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये कोई याचिका दायर की गई है, ऐसी डिमांड रखी गई है, बल्कि पहले भी इससे संदर्भित मामले आते रहे हैं। चूंकि हाल के समय में यह मामला फिर से उठा है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। आगे मैं आपको बताऊं तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। दरअसल जो धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में बात की जा रही है, इसमें जो तर्क देते हैं कि इस शब्द को प्रस्तावना से हटा देना चाहिए, उनका जो आधार है वो आधार कुछ ऐसा ही है। उनका कहना है कि मौलिक अधिकार में पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात भारत या भारतीय संविधान करता है। और भी कई ऐसे अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23, इन सभी में धार्मिक स्वतंत्रता की पहचान को एक तरीके से संकेतित किया गया है, धर्मनिरपेक्षता की पहचान को एक तरीके से संकेतित किया गया है। जहां एक तरफ अनुच्छेद 14 और 15 में समानता के कंटेक्स्ट में बातचीत की गई है, वहीं अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, और इन तीनों में धर्म को आधार नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 में बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कि वह व्यक्ति इस धर्म का है तो उसके साथ इस तरीके से पेश आना चाहिए, और यह व्यक्ति इस धर्म का है तो इसके लिए अलग से पेश आना चाहिए, ऐसा नहीं। उसी तरीके से अनुच्छेद 23 में भी ये कहा गया है कि यदि अनिवार्य सेवा की आवश्यकता पड़ती है राज्य को, तो राज्य अनिवार्य सेवा लेते समय, किसी भी विषय पर अनिवार्य सेवा लेते समय नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह हिंदू धर्म का है या यह मुस्लिम धर्म का है, या सिख, बौद्ध, जैन, पारसी कुछ भी है, तो उसके आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। अनिवार्य सेवा जब लेना होगा तो फिर इन सभी के आधार पर वो अनिवार्य सेवा ली जा सकती है बिना किसी धर्म के धार्मिक भेदभाव के। तो ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट करती हैं कि भारतीय संविधान में पहले से भी धर्मनिरपेक्षता का संकेत मिलता है। बहरहाल 1976 में धर्मनिरपेक्ष नामक जो शब्द है ये प्रस्तावना में ऐड किया गया था। यदि हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्तर पर, तो इसमें भी समाजवादी भाव दिखता है। कैसे दिखता है? तो आर्टिकल या कहें अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि संसाधनों का संकेंद्रण करने से राज्य बचाने की कोशिश करेगा। ऐसा ना हो कि संसाधनों का संकेंद्रण एक जगह हो जाए और इसका लाभ एक ही व्यक्ति को मिले, इसका वितरण होना चाहिए, है कि नहीं। उसी तरीके से अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 इस माध्यम से भी कामगारों को संरक्षण देने की बात की गई है, उनके अधिकारों की बात की गई है राज्य के माध्यम से। तो ये सभी जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में पहले से ही उल्लिखित हैं, इनमें भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता की संकेत मिलते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल वर्तमान में जो विषय है, वर्तमान में विषय यही है कि सर्वोच्च न्यायालय 23 सितंबर को जब सुनवाई करेगा तो वह इस मामले में क्या निर्णय देता है। इसको लेकर करके पहले से ही जो स्थितियां पनपी हैं उसको मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि बीते साल ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी इन शब्दों को लेकर के कि ये शब्द जो 1976 में जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इनका कोई अर्थ नहीं था। खैर, यह उनकी अपनी बात थी, इससे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का कोई सरोकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय 23 सितंबर को जब इसकी सुनवाई करेगा उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था उस समय की स्थिति क्या थी, और बाद में इस विषय को लेकर करके किस तरीके से तर्क वितर्क की स्थितियां सामने आती रही हैं। भारतीय संविधान में पहले से इनके कंटेक्स्ट में क्या क्या बातें शामिल की गई हैं, इनमें से कुछ का जिक्र मैंने यहाँ पर किया भी। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर बहुत ही आसान सा सवाल आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के जरिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को शामिल किया गया? 42वें,
44वें, 92वें या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी सा सवाल है, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।